हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम फिर से एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फिजिक्स में 6th चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को अपन वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। इस चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन यूं समझिए कि 99% श्योर हैं, हर साल पूछे जाते हैं। जैसे एक हो गया चुंबकीय फ्लक्स, हालांकि ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन बच्चों हर साल या तो इसका विमा पूछ लेता है या इसका मात्रक या फिर परिभाषा। दूसरा स्वप्रेरण गुणांक, तीसरा अन्योन प्रेरण गुणांक और साथ ही एक है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो ये 3 से 4 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आज ये चैप्टर पूरा का पूरा आज निपटा ही देंगे। चलिए बच्चों तो देख लेते हैं इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अपन उनको वन शॉट वीडियो के माध्यम से। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा। अरे भाई बीमा कहां लिख दिया गया। कभी कभार लगता है टाइपिंग के वक्त भी पता नहीं कौन सा नशा होता है ना। खैर यहां पर बच्चों इसको बीमा है, उस पर मत जाइएगा। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, साथ ही साथ बीमा आपको निकालना है। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों बहुत ही सिंपल तरीके से चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा हम सीख लेते हैं। ठीक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं, एक पृष्ठ ले लिया और यह पृष्ठ मान लेते हैं कहां पर है, यह पृष्ठ किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। एक और ले लेते हैं, इसकी 2 स्थितियां, दोनों हम साथ में देखेंगे। ये चीज ठीक, और इसमें है क्या, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ मान लिया है, यहां पर भी एक पृष्ठ है, यहां पर एक पृष्ठ रख दिया है। तो परिभाषा देखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे। तो चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों ये पृष्ठ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये पृष्ठ है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे एक ये है, ठीक, एक मिनट, और इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखा है। ठीक, हमने एक और मान लिया, ठीक, ये इस तरह से। तो ये बच्चों चुंबकीय, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में आप देखिए एक पृष्ठ रखा है। ठीक, मान लेते हैं इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, इन्हीं को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स बच्चों, इसके लिए फार्मूला जो होता है, फाई बराबर होता है बी इंटू ए। फाई बराबर क्या होता है, बी ए, ये इसका फार्मूला हो जाता है। अब मान लेते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, ठीक, वो क्या है, अभिलंबवत ना होकर के थीटा कोण पर विस्थापित हो। ये अगर हम मान लेते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस तरह से निकलती हैं। ठीक, जो चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पर निकलती हैं। ठीक, इस तरह से, और ये क्या करती हैं, इसके अक्ष के साथ मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये जो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर, ठीक, फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला
हो जाएगा। ठीक, यानी जब अभिलंबोत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी तब हमारा फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए। ये अभिलंबोत ना होकर के ये थीटा कोण पर क्या है विक्षेपित हो रही है, निकल रही है, तब फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाता है। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मात्रक, क्योंकि बच्चों लगातार 3 साल से मात्रक और विमा पूछता चला रहा है, तो इसका मात्रक जो हो जाता है वो होता है बच्चों वेबर। ठीक, क्या होता है, मात्रक होता है वेबर। ठीक, और हम देखते हैं इसका विमा क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका विमा होता है बच्चों एम एल स्क्वायर टी के घात -2 ए की घात -1, ये हो जाता है विमा। अगर राशि के बारे में भी कभी पूछ लिया जाए कि भैया राशि कौन सी है, तो राशि है रसगुल्लों अदिश राशि। कौन सी राशि बच्चों, तो अदिश राशि है। क्लियर हुआ, तो ये चीज बेहद जरूरी है। कोई भी टॉपिक हो बच्चों उसको जड़ से समझना बेहद जरूरी है। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा समझ में आ गया, हमने बताया क्या है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे या स्थित पृष्ठ के विलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जब ये लंबवत निकल रही थी देन फार्मूला फाई बराबर बी ए, फिर ये मान लेते हैं थीटा कोण पर विक्षेपित हो रही निकल रही है, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। मात्रक हो जाएगा बच्चों वेबर, विमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा और उसके बाद ए इनवर्स 1। ठीक, और राशि की बात करें तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर, इस चीज को बेहद जरूरी है याद रखना। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, जस्ट इसके बारे में भी पहले ही बात किया, ये टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या नियम है। देखिए बच्चों, फैराडे, माइकल फैराडे इनका पूरा नाम था। माइकल फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक, यानी उन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंट किया कि तार के द्वारा, यानी जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने ये चीज किया कि कोई कुंडली है, अगर क्या हम उसके पास से अगर कोई चुंबक गुजारे क्या तब भी उसमें धारा हो सकती है। तो इसी चीज को इन्होंने क्या किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। ठीक, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी घटना को समझने के लिए इन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम क्या होता है, चलिए देखिए बच्चों, बेहद शानदार है। सबसे पहले नियम सीखिएगा, उसके बाद इसका हम पूरा आपको अच्छे से ब्यौरा बताते हैं। देखिए प्रथम नियम क्या है, पहला नियम यह है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण, यानी विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। अब इसको समझिए बच्चों, इसका मतलब यह है कि जैसे कोई हम ले लेते हैं कुंडली। ठीक, जैसे कोई हम कुंडली ले लेते हैं, ये तार की एक कुंडली है। ठीक, एक कुंडली है और इस कुंडली के पास में हमने क्या किया रसगुल्लों, एक मैग्नेट ले लिया। ठीक, एक मैग्नेट हमने ले लिया, एक चुंबक ले लिया। ठीक, जिसके पोल क्या है, नॉर्थ और साउथ है। तो जब क्या है, हमने क्या बताया, अभी यही तो बता रहे हैं बच्चों कि जब किसी, ठीक, हमने बताया कि जब किसी परिपथ, मतलब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में, यानी जब किसी कुंडली के पास हम चुंबक लाते हैं तो इसके कारण इस कुंडली में हलचल होगी। ठीक, जैसे बच्चों ये चुंबक है, जैसे ये मान लेते हैं कुंडली है और ये हमारा हाथ समझिए चुंबक है। जब कुंडली और चुंबक को आसपास लाएं, चाहे आप इसको लाएं चाहे इसको, तो दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है। इसके कारण इस कुंडली में एक धारा जनरेट होती है, यानी धारा उत्पन्न हो जाती है।
ठीक, किसके कारण? ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण धारा उत्पन्न होती है। और ये धारा तब तक रहेगी जब तक कि यानी उसका प्रभाव रहेगा। जैसे इसको थोड़ा दूर हटाएंगे कुछ समय के बाद धारा इसमें वो समाप्त हो जाएगी। तो यही चीज है बच्चों, जब इसको हमने क्या किया, इसके पास लाया, अब इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक, जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, यानी इनके कारण इस कुंडली में हलचल होगा। कुंडली में क्या होगा बच्चों? हलचल होगा। ठीक, यही चीज इन्होंने बताया कि भाई जब किसी कुंडली के पास हम चुंबक लाते हैं तो उसके कारण उसमें एक हलचल हो जाती है, जिसको कैसे पता करते हैं? तो इसको पता करते हैं बच्चों एक धारामापी यंत्र लगाकर। कुंडली में एक धारामापी यंत्र लगा करके उसका रीडिंग करते हैं कि कितनी धारा उसमें उत्पन्न हो रही है। ठीक, बस यही पहला नियम हो जाता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, ये जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं इनके मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी के कारण मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसी के कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह धारा तब तक रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक, ये चीज हो जाता है फैराडे का पहला नियम। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, जो में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है बच्चों, वो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब डेल्टा फाई, ठीक, के कह रहा है ऋणात्मक, भाई आगे माइनस लगाइए, दर के यानी डेल्टा टी हो गया, के बराबर होता है। यही हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक है ना, ये है फैराडे का दूसरा नियम। या बच्चों इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर लिख सकते हैं बच्चों माइनस का, देखिए डेल्टा फाई का मतलब ये हो जाएगा फाई टू माइनस, एक मिनट, फाई टू माइनस का फाई वन, ठीक, अपान ये हो जाएगा T2 माइनस का T1। तो इस नियम को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया दोनों नियम? बहुत ज्यादा अपने को डीपली नहीं जाना है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना बच्चों, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो में भाई आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है बस उनको देखना है। भाई पढ़ो वही जो पेपर में आए, है ना, ऐसा नहीं भाई, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, इसको डीपली में ले चलेंगे तो आप भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए बच्चों जो चीज है, जितना आपको लिखना चाहिए, जो चीज हो सकता है वो हम अच्छे से बता दे रहे हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। इससे ज्यादा गहराई में अगर आप जाओगे तो डूब जाओगे, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल नहीं है और हमें बहुत सारे, भाई हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, सबका निपटारा करना है। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। यह भी बच्चों बेहद लाजवाब है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंज का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लेंज क्या है भाई, लेंज है क्या? लेंज एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, लेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए इन्होंने भी एक प्रयोग किया। ठीक, इन्होंने एक नियम दिया। अब लेंज के नियम के अनुसार क्या कहता है उसको समझिए, फिर हम आपको समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। लेंज के नियम के अनुसार कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब ये समझ में आ गया? ठीक, यानी प्रेरित धारा की जो दिशा होती है, इसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जिस पतली में खाया उसी में छेद कर दिया, है ना, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। यानी जिस बाप ने जन्म दिया वही बेटा आज बाप का विरोध कर रहा है। तो वो लॉजिक यहां पर लागू होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, एक कुंडली ले लेते हैं।
ठीक, एक हमने कुंडली ले लिया, एक कुंडली ले लिया है, ठीक, एक हमने कुंडली ले लिया और इसमें एक, ठीक, ये धारामापी है, ठीक, क्या है बच्चों, ये धारामापी है, ठीक, और ये इसकी दिशा है। अब देखिएगा बच्चों, इसमें है क्या, इसके पास ये हमने एक तार की क्या किया, कुंडली ले लिया, ठीक, हमने एक कुंडली ले लिया। इसी चीज को समझने के लिए ये प्रयोग किया गया कि जब एक कुंडली के पास हम क्या करते हैं, कोई चुंबक ले जाएंगे, इसके पास हमने एक चुंबक रख दिया, ठीक, इसके पास हमने क्या किया, एक चुंबक रख दिया, मान लेते हैं ये वाला पोल नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक, जिसे इसको समझने के लिए जब किसी, ठीक, जैसे एक कुंडली है, जब हम एक कुंडली को किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाते हैं या किसी कुंडली के पास हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले जाते हैं, ठीक, इसका जैसे नॉर्थ पोल है, इसके करीब ले जाएंगे, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये बच्चों कि इस चुंबक के कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रेरित धारा इसमें जनरेट हो जाएगी, ठीक। अब जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, तो जो कुंडली का सिरा है जो उत्तरी ध्रुव की ओर है, ये क्या करेगा, ठीक, ये खुद एक उत्तरी ध्रुव बन जाता है, समझिए, ये खुद एक उत्तरी ध्रुव बन जाता है और इस चुंबक का, ये जो चुंबक है बच्चों, इस चुंबक के पास आने का ये खुद विरोध करने लगता है। मतलब यही हुआ ना कि ये जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। ये होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम ये होता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा, जैसे ये परिपथ है या कुंडली है, तो इसमें प्रेरित जो विद्युत धारा है अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उस कारण का मतलब उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमने कुंडली है, कुंडली के करीब जैसे ही चुंबक लाएंगे बच्चों, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद जैसे ही भाई इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो जो कुंडली का, ठीक, ये जो सिरा है जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है, ये खुद उत्तरी ध्रुव समझो बन जाता है और उसके बाद ये चुंबक का, ठीक, यानी चुंबक के ये अपने पास आने का विरोध करने लगता है। मतलब यही हुआ कि भाई जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। हमने बताया ना कि जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर दो, या जिस बाप ने तुमको जन्म दिया, ठीक, जिस पिताजी ने आपको जन्म दिया, आप उन्हीं का विरोध कर रहे हो। तो ये होता है लेंज का नियम। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, और कुछ भी नहीं लिखना है। एक चीज और पूछा जाता है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई ये लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई लेंज का नियम जो होता है बच्चों, ये लिखेंगे कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक तो बेहद मजेदार है, ठीक, जिसकी हमने बात की थी। भाई ये दो टॉपिक, एक स्वप्रेरण और एक अन्योन प्रेरण, दोनों के दोनों बेहद लाजवाब है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए स्वप्रेरण होता क्या है? स्व मतलब अपने आप से, ठीक। स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक दोनों परिभाषा, हालांकि स्वप्रेरण कम पूछा जाता है ये वाला, लेकिन स्वप्रेरण गुणांक भाई ये ज्यादा, यानी 99% ये पूछे जाने की संभावना है, तो ओनली 1% इसके है, ठीक। लेकिन स्वप्रेरण गुणांक को समझने से पहले बच्चों स्वप्रेरण समझना तो बेहद जरूरी है। देखिए स्वप्रेरण होता क्या है? जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब वही चीज बच्चों कि जब किसी कुंडली में, ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न होता है। और किसके कारण होगा? जब उसके पास कोई चुंबक ले जाओगे, है ना, चुंबक ले जाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, इसी के कारण उसमें कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। तो वही चीज कह रहा है कि जब मतलब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही कहते हैं स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा जो हमको आज जो हमारा टॉपिक है वो देखिए। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं समझिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। मतलब बच्चों इसका जो फार्मूला होता है वो L बराबर माइनस का E अपान डेल्टा आई या डी आई लिखिए अपान डेल्टा टी। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। यही आपका स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है। ठीक, यानी इसमें फार्मूला में भाई ये परिभाषा कहां से आई? जब इसमें बच्चों अगर हम ध्यान से समझिएगा, हम डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर अगर हम 1 रख देंगे बच्चों, ठीक, अगर इसके स्थान पे हम 1 रख देंगे तो ये फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा कि भाई L बराबर माइनस का A, माइनस ये परिवर्तन की दर को बताता है, ठीक, मतलब जो उसमें परिवर्तन का विरोध करता है वो चीज। अब ये L बराबर E हो जाता है। यही तो लिखा है कि कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी L, स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में कह रहा है धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि स्वप्रेरण गुणांक के लिए बच्चों ये फार्मूला कहां से आया? तो स्वप्रेरण गुणांक के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक, और उसमें जितने ज्यादा हम फेरे बढ़ा देंगे बच्चों उतनी ज्यादा धारा हो जाएगी। अब जब इसको हटाते हैं तो n फाई बराबर ये हो जाता है यहां पर L इंटू आई, और हमें L बराबर जब निकालेंगे तो यही n फाई अपान आई हो जाता है। तो ये भी एक फार्मूला समझिए होता है, लेकिन आपका जो मेन फार्मूला है ये है। ठीक, हमने बोला ना बहुत ज्यादा गहराई में जाने से कोई मतलब है नहीं बच्चों। ठीक, ये आपको वहां पर नहीं दर्शाना है, वहां पर नहीं बताना है, क्योंकि वहां तो सिर्फ यही पूछेगा कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए, इतना याद रखना। तो इस तरह से हमने परिभाषा जो आपका फार्मूला है वो याद रखिए, क्योंकि बच्चों इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक पर भी, अन्योन प्रेरण गुणांक पर भी। अगर ये नियम नहीं आया तो 100% है न्यूमेरिकल आएगा इस पे, अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो 100% है ये पूछेगा, इतना याद रखना। ठीक, तो ये चीज होता है बच्चों, ठीक है ना। हमने यही बताया कि स्वप्रेरण गुणांक उस, ठीक, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ये चीज। और कैसे क्या चीज होता है, हमने कैसे आया ये बता दिया। ठीक, और बाकी इसको आपको लिखने की वहां जरूरत कोई है नहीं। अब इसका हम देखते हैं मात्रक। ठीक, जो हमारा टॉपिक है मेन वो समझिए। मात्रक बच्चों इसका होता है हेनरी। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक, अब विमा क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें मात्रक और विमा जरूरी है। ठीक, तो इसका विमा क्या होता है? तो इसका विमा होता है बच्चों ml² t के घात -2 a की घात -2। ठीक, ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक व विमा। क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आया बच्चों? ये हमने बोला ना बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है रसगुल्लों, क्योंकि गहराई में जाएंगे तो भाई आप डूब जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से समझिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में आपको लिखना है, बस उतने से मतलब रखिए। ठीक, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है अन्योन प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण हो गया अन्योन, नाम में ही बहुत कुछ रखा है बच्चों। अन्योन, अन्योन, अन्य का मतलब कोई और। इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। ठीक, स्वप्रेरण में तो एक ही कुंडली, लेकिन इसमें 2 कुंडलियां हैं, दोनों पास पास। ठीक, जैसे मान लेते हैं कुंडली ये है और एक कुंडली इधर है, ये चीज। ठीक,
तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं के कारण इस वाली कुंडली में हलचल होगा। भाई खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो अन्योन प्रेरण गुणांक में दो कुंडलियां होती हैं। तो सबसे पहले हम घटना को समझते हैं कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहले अन्योन प्रेरण को जानते हैं। किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। वही चीज तो बताया बच्चों, एक कुंडली ये है। ठीक, हमने बताया कि ये एक कुंडली है। ठीक, एक कुंडली ये है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर मान लेते हैं कोई गैल्वेनोमीटर है और एक कुंडली इधर, एक कुंडली इसके पास, हमने बताया दो पास कुंडलियां समझ लीजिए रखी है। ठीक, दो कुंडलियां हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, परिभाषा पढ़िएगा ध्यान से कि किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित, मतलब ये जो प्रवाहित धारा है, इस कुंडली में मान लेते हैं हम धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में भी क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसके कारण क्या है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण। यानी जब दो पास रखी कुंडली में किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे वाली कुंडली में अपने आप मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसी घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक, क्या सीखेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देखिएगा ध्यान से कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह रहा है किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के होने पर उत्पन्न होता है। मतलब ये होता है बच्चों कि जो इसमें ठीक आपका जो m का मान होता है, इसको m से दर्शाते हैं। जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में, मान लेते हैं पहले का, तो अगर E1 है तो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक, माइनस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये केवल परिवर्तन का विरोध करता है, उस चिन्ह को दर्शाता है। ठीक, और कह रहा है कि भाई प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, तो ये आपका मेन फार्मूला होता है। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है अन्योन्य प्रेरण का। इसी में बच्चों यही चीज हम मानेंगे कि यदि हम डेल्टा I1 अपान डेल्टा T बराबर 1 रख देते हैं तो ये जो फार्मूला है रसगुल्लों क्या बन जाएगा, m बराबर माइनस का E2। ठीक, माइनस का E2 ये फार्मूला होगा। अब यही तो कह रहा है, गौर से समझिएगा, दो कुंडलियों के बीच कह रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली, I1 का मतलब क्या है, प्राथमिक कुंडली, I2 होता तो दूसरी कुंडली की धारा, जो प्राथमिक कुंडली में कह रहा है धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। यानी जो इसमें हो जाएगा बच्चों, ठीक, इसमें अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से इसमें हो जाएगा N2 और phi2 बराबर क्या हो जाता है, m इंटू I1, इस तरह से। यानी अगर m बराबर निकालेंगे तो N2 phi2 अपान I1, इस तरह से। ठीक, यही से समझिए फार्मूला बनता है। ठीक, हालांकि हमने बताया ना इसको आपको जाने की जरूरत है नहीं। ठीक, कुछ नहीं बच्चों, बस परिभाषा आपको वहां लिखना होगा, मात्रक व द्विमा। परिभाषा हमने क्या बताया, फिर से समझिए कि अन्योन प्रेरण गुणांक यानी दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरण गुणांक है यानी m है, द्वितीय कुंडली में मान लेते हैं इस वाले का भाई E1 है और इस वाले का E2 है, तो वही कह रहा है कि द्वितीय कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो पहले वाली कुंडली में कह रहा है कि धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, यानी इसकी दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक, इसका मात्रक, तो भाई इसका भी मात्रक होता है बच्चों हेनरी। ठीक,
चाहे स्वप्रेरण हो या न्यून प्रेरण, इसका मात्रक भी हेनरी होता है। जब भी मात्रक सेम है, डायमेंशनल फार्मूला यानी विमा भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका विमा भी ml² t के घात -2 a के घात -2, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर हो गया? तो ये है बच्चों मात्रक व विमा। ठीक इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से अन्योन्य प्रेरण को भी लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है बच्चों, किसी चीज का भरोसा नहीं है कि कब कौन टपक पड़े। ठीक, इसलिए इसको भी बेहद जरूरी है समझना। तो हमारा टॉपिक है कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों कि जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये शुरू से ही हम इस चैप्टर में पढ़ते चले आए हैं। ठीक, और कैसे होता है? तो भाई कैसे उत्पन्न होता है? कैसे उत्पन्न होता है? इस तरह से, जैसे कोई कुंडली है, इसके पास से कोई चुंबक आपने गुजारा, जैसे ही इसके पास से आप चुंबक ले जाएंगे, इस कुंडली में हलचल हो जाएगा, अपने आप हलचल हो जाएगा। ठीक, और किसके कारण? इसी चुंबक के कारण। इसी चीज को तो फैराडे ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। उन्होंने भी यही देखना चाहते थे कि क्या किसी चुंबक के कारण धारा कुंडली में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, वही चीज इन्होंने किया था। तो वही चीज है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तथा विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतना समझ में आया? ठीक, अब देखिए, अब हम लिखेंगे बच्चों, माना कुंडली में सूक्ष्म आवेश dq, भाई सूक्ष्म है तो dq प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो किया गया कार्य, अब जो किया गया कार्य होगा बच्चों, भाई क्योंकि सूक्ष्म आवेश हम क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो किया गया कार्य होगा वो भी सूक्ष्म होगा, यानी dw बराबर माइनस का e हो गया और उसके बाद d इंटू क्यू। ये कहां से फार्मूला आया? एक चीज याद रखिए बच्चों, हमने विभवांतर वाले चैप्टर में बताया था v बराबर w बाई क्यू। अगर यहां से w बराबर लिखेंगे तो v इंटू क्यों, ये होगा बच्चों। अब v क्या है? विभवांतर है। अब विभवांतर भाई इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है और विद्युत वाहक बल जो है इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो ये इसके सदिश है भाई, और ये क्यों? तो क्यों ही है। क्लियर हो गया कहां से आया? अब इसके बाद अब ये भाई माइनस क्या है? इसके हमने बताया ना, परिवर्तन का विरोध जो होता है उस बात को दर्शाता है। चलिए बच्चों, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। dw बराबर, अब देखिए यहां पर स्वप्रेरण की घटना है, दो कुंडलियों की बात नहीं हो रही है, तो उसमें फार्मूला तो बताया था बच्चों, L बराबर माइनस का ए अपान, ठीक, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बताया था। ठीक, तो यहां पर डेल्टा ना लिखकर हमने डी रखा है, तो आप यही रखिए, यानी डी आई अपान डी टी रखिए। याद रखना बच्चों, अगर E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी लिखा है, या फिर E बराबर माइनस का डी फाई अपान डी टी रखा है, तो ये दोनों सेम है। इसमें डेल्टा और डी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि आपको ये चीज पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद पता ना हो, तो इस बात का ध्यान देना, दोनों एक ही है, आप चाहे जो चीज लिखिए। ठीक, तो यहां पर बच्चों ये जो फार्मूला होता है स्वप्रेरण गुणांक का, हमें पता है जब हम E बराबर माइनस E बराबर लिखना चाहेंगे तो L और उसके बाद L के बाद ये डी आई अपान डी टी, यही तो हो जाएगा बच्चों। तो ये y के स्थान E के स्थान पर हम इतना वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर हो गया?
तो बच्चों यहां पर हम रखेंगे भाई, वो माइनस में पहले ऑलरेडी रखेंगे तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, यानी L, उसके बाद क्या है di अपान dt है, ठीक, इनटू हो गया dq, ठीक, इस तरह से। या फिर लिख सकते हैं dw बराबर, इसको लिख सकते हैं बच्चों L इंटू, अब देखिए ये, ठीक, dq यहां लिख देते हैं अपान dt, और उसके बाद ये इंटू di, इसको बाहर निकाल देते हैं। वो इसलिए किया बच्चों ताकि इसको भी i के रूप में हम कन्वर्ट कर सकें। अब देखिएगा हमें पता है बच्चों कि q अपान t बराबर क्या होता है i, ठीक, ये विद्युत धारा वाले चैप्टर में कि आवेश प्रवाह के समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके स्थान पर यानी dw बराबर हो जाएगा बच्चों इसके स्थान पे यानी L इंटू, इसके स्थान पे हम लिखेंगे क्या I लिखेंगे, ठीक, ये पूरे I के बराबर होता है, इंटू di हो गया। अब हम लिखेंगे बच्चों कि धारा का मान 0 से I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य, I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य, ठीक। अब देखिए 0 से I0 तक ले जाना है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं था बच्चों, हमने क्या किया, माना कुंडली में सूक्ष्म आवेश dq प्रवाहित किया जाता है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में किया गया कार्य, भाई सूक्ष्म मतलब आवेश है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, यानी छोटा काम होगा। तो dw बराबर a इंटू, क्यों लिख दिया माइनस का हमने, ठीक, माइनस नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला ना माइनस ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, ठीक। ये उसके बाद हमने क्या किया, ये स्वप्रेरण गुणांक से a का मान पूरा का पूरा पुट कर दिया है, ठीक। चलिए इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये dq इसको अंदर ले लिया, इसको बाहर। अब q अपान t ये I के बराबर होता है, I बराबर q अपान t होता है, तो ये चीज लिखा। अब धारा का मान हम 0 से I0 तक बढ़ाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा। अब भाई 0 से I0 तक ले जा रहे हैं शिखर मान तक, तो अब कार्य भी बड़ा होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम बता रहे हैं ना कि भाई अब काम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी W बराबर, अब W बराबर समाकलन 0 अप्रोच टू I0 है इंटू L इंटू I, फिर है di। अब देखिएगा भाई L का समाकलन होना नहीं है, तो W बराबर L बाहर निकालिए बच्चों, समाकलन 0 अप्रोच टू I0, ठीक। क्या बचा यहां पर, केवल I इंटू डी आई। भाई I के सापेक्ष है समाकलन, x की पावर अगर n हो तो फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपान नीचे क्या होता है बच्चों, n+1, है ना। समाकलन वाले को भाई उनको तो इतना याद ही होगा, ये फार्मूला होता है बच्चों। चलिए ठीक, क्योंकि ये एक dx के सापेक्ष हो तो ये होता है। अब यहां से हम करेंगे क्या, W बराबर L रख लिया। अब I के पावर समझो यहां पर 1 है, क्योंकि घात भाई 1 है तो लिखा नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, तो I0 है, ठीक, I0 है, नहीं I0 इसमें नहीं है, I के पावर 1+1 करेंगे बच्चों, नीचे 1+1 करेंगे, क्लियर हो गया। और ये लिमिट हमारी क्या है, 0 अप्रोच टू I0 है, ठीक, 0 अप्रोच टू I0 है। उसके बाद अब हम इसको लिख सकते हैं W बराबर L हो गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं I² अपान 2 हो गया, ठीक। और लिमिट 0 अप्रोच टू I0, इतना हो गया लिमिट, ठीक। अब उसके बाद हम क्या इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों W बराबर हो जाएगा L, ठीक। 1/2 बाहर ले लेते हैं, यानी 1/2 हो गया इंटू L हो गया बच्चों। और यहां पर इसको लिख सकते हैं I² और 0 अप्रोच टू I0, वही चीज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, वो कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होगा। तो अब लिख सकते हैं बच्चों इसको हम W बराबर लिख सकते हैं 1/2 हो गया इंटू L।
अपर लिमिट का मतलब क्या है, एक बार इसके स्थान पे यानी आई के स्थान पे आई नॉट हो गया इसका स्क्वायर, माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी आई के स्थान पे ये 0 हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे कोई मतलब है नहीं, तो W बराबर 1/2 हो गया इंटू L और यहां पर आई नॉट स्क्वायर, तो W बराबर L इंटू आई नॉट स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, मतलब किया गया कार्य। ठीक, यही किया गया कार्य होता है। लेकिन एक चीज आपको एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि यह कार्य, ठीक, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, शुरू में ही बताया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है, के रूप में संचित होता है, संचित होता है। तो इससे होगा क्या बच्चों, ये स्थिति ऊर्जा के रूप में जब संचित होता है तो यहां से हम लिखेंगे इसको W बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 L इंटू, सॉरी अब W कहां भाई, ये तो स्थिति ऊर्जा के रूप में लिखना है, तो U बराबर 1/2 L इंटू आई नॉट स्क्वायर, ये संचित ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला हो जाएगा। इस पे भी बच्चों न्यूमेरिकल कभी कभार बनते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके डेरिवेशन के हैं। ठीक, तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजीली इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बेहद खास आपके लिए रही होगी और वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो रसगुल्लों तो प्यार से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना ख्याल रखना।